नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम 11वीं कक्षा का अध्याय है वो 2 शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर फर्स्ट है वो फिनिश कर लिया है। उसमें हमने समुच्चय पढ़ा, समुच्चय के प्रकार पढ़े, उपसमुच्चय पढ़ा, समुच्चय का पूरक पढ़ा, समुच्चय पर संक्रियाएँ पढ़ी जिसमें यूनियन है, सेट का डिफरेंस है और सेट का इंटरसेक्शन है वो पढ़ी। उसके बाद में हमने 1-2 प्रॉपर्टीज देखी कार्डिनलिटी ऑफ सेट पर। और अभी हम चैप्टर नंबर 2 है संबंध एवं फलन की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है अपना संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो संबंध एवं फलन टॉपिक शुरू करने से पहले जो बेसिक्स कुछ पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में ही रहेगा। आज हम मुख्यतः 2 चीजें पढ़ेंगे कि कर्मिक युग्म या कर्मिक त्रिक क्या होता है। इनमें से अगर एक चीज को समझ लिया तो ये दोनों चीजें अपने आप में समानता रखती हैं। एक में 2 चीजें 2 अवयव आते हैं, एक में 3 अवयव आते हैं। उसके बाद में इसकी अगली कड़ी है वो हम पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन और उसके बाद में अपने जो कर्मिक युग्म और समुच्चयों का कार्तीय गुणन है इस पर आधारित हम जो एक्सरसाइज अपनी 2.1 है उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। और आज का लेक्चर है वो हम इन 2 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही हम पूरा करेंगे। तो अपना पहला पॉइंट क्या रहेगा, कर्मिक युग्म और कर्मिक त्रिक क्या होते हैं। कर्मिक युग्म या कर्मिक त्रिक। अगर मुझे एक्स वाई तल में या 2D में अगर कोई किसी पॉइंट को दर्शाना हो, जैसे ये मेरे पास में एक्स वाई तल है, आपने देखा होगा एक्स वाई तल है। इसमें अगर मुझे किसी पॉइंट को दर्शाना होगा, अगर मुझे इस पॉइंट को दर्शाना है, मैंने उल्टा लिख दिया है, उल्टा नहीं है, वैसे हम डिनोट कर सकते हैं, एक्स को यहाँ लिख सकते हैं, वाई को यहाँ लिख सकते हैं, या एक्स को यहाँ पर लिख सकते हैं और वाई को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सेम चीजें हैं, लेकिन अपने जो पारंपरिक तरीका है उसमें यही है कि एक्स को यहाँ लिखते हैं, वाई को यहाँ लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा कि अगर मुझे इस पॉइंट को दिखाना है एक्स वाई तल में तो मैं किस प्रकार दिखाऊंगा। हम अगर किसी 2D में पॉइंट को दर्शाते हैं तो इसी प्रकार दर्शाते होंगे। जैसे अगर यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3 लेता हूँ तो इस प्रकार से दर्शाते होंगे 3,2। यानी जो नीचे होता है उसको पहले लिख देते हैं और जो ऊपर होता है उसको बाद में लिख देते हैं। चलिए आपका कंफ्यूजन है वो दूर ही कर देते हैं, हम यहाँ वाई लिख देते हैं, यहाँ पर अक्ष लिख देते हैं। और इस तल को क्या कहते हैं हम, एक्स वाई तल, एक्स वाई प्लेन। इसमें हमने अगर इस पॉइंट को दिखाया है तो किस चीज से दिखाया है, 3,2 से। अब 3,2 को हम इस प्रकार से भी नहीं लिखते हैं कभी 3,2, हम कभी इस प्रकार भी नहीं लिखते हैं 3,2। क्यों? क्योंकि इसकी एक फिक्स परिभाषा है कि ये कर्मिक युग्म में लिखा जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, कर्मिक युग्म। यही चीजें हैं वो कर्मिक युग्म कहलाती हैं। अगर किसी तल में किसी बिंदु को दिखाना हो, जैसे एक्स वाई तल में अगर किसी बिंदु को दिखाना हो तो मैं किस प्रकार लिखूंगा, 3,2 को दिखाने के लिए मैं इस प्रकार से लिख दूंगा कि ये 3 है और ये 2 है, और ये जो 3 है वो अक्ष का अक्ष एक्सिस पर है और 2 है वो वाई एक्सिस पर है। अब अगर मुझे मैं इसी चीज में कहूं कि एक्स वाई तल में 4,5 को बिंदु द्वारा निरूपित कीजिए। अगर मुझे 4,5 को बिंदु द्वारा निरूपित करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पर है वो मुझे 4 खोजना होगा, मान लो यहाँ पर 4 है, और वाई एक्सिस पर है मुझे 5 खोजना होगा, मान लो यहाँ पर 5 है, और मैं इन दोनों को मिला दूंगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ
ये एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। मुझे दिखाना क्या है, एक्स वाई तल में 4,5वां बिंदु दिखाना है। तो 4 किसका है, एक्स का है, और 5 किसका है, वाई का है। तो एक्स एक्सिस से मैं ये ले लूंगा, ये, और वाई एक्सिस से ये 5। तो ये बिंदु है मेरा 4,5 को दर्शाता है। इस प्रकार से हम कर्मिक युग्म को किसी तल में है वो किसी कर्मिक युग्म का उपयोग है वो किसी तल में किसी किन्हीं बिंदुओं को दर्शाने के लिए करते हैं, या समुच्चयों का कार्तीय गुणन के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, या किन्हीं जैसे कि दो अगर कुछ एलिमेंट्स हों या दो नाम हों, उनमें संबंध स्थापित करके एक एक साथ में लिखने के लिए हम कर्मिक युग्म का उपयोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, कर्मिक युग्म कुछ नहीं है, कर्मिक युग्म है वो किन्हीं दो अवयवों को किसी छोटे कोष्ठक में कोमा द्वारा अलग अलग करके अगर लिख दिया जाता है तो उसको हम कर्मिक युग्म कहते हैं। लेकिन इनमें कुछ विशेष चीजें ध्यान में रखने वाली चीज क्या है, कर्मिक युग्म में पहली बात क्रम का ध्यान रखा जाएगा। अगर मान लो मैं 4,5 है, इसमें 4 को अगर एक्स एक्सिस पर ना ले, एक्स एक्सिस का एलिमेंट ना लेता, ये 4,5 को अगर हमने यहाँ पे दिखाया है, अगर मैं 4 को एक्स एक्सिस का एलिमेंट नहीं लेता और 5 को मैं वाई एक्सिस का एलिमेंट ना लेकर, अगर मैं 5 को एक्स एक्सिस का एलिमेंट लेता और 4 को मैं वाई एक्सिस का 4 को वाई एक्सिस का एलिमेंट लेता, तो मेरे पास में क्या बिंदु कौन सा प्राप्त होता कि अगर मुझे 4 एलिमेंट लेता अगर मैं वाई एक्सिस का और 5 एलिमेंट लेता मैं एक्स एक्सिस का, तो मेरे पास में कौन सा बिंदु प्राप्त होता, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरे पास में प्राप्त हो जाता। इस प्रकार से अगर मैं इन दोनों का क्रम उल्टा कर देता हूँ, कर्मिक युग्म में अगर मैं इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का अगर मैं क्रम उल्टा कर देता हूँ, तो मेरे पास में वो बिंदु ही चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कर्मिक युग्म में अगर हम क्रम चेंज कर देते हैं तो वो कर्मिक युग्म है वो सेम नहीं रहता, अर्थात कर्मिक युग्म में क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें, किन्हीं दो अवयवों अथवा घटकों को छोटे कोष्ठक में कोमा द्वारा विभाजित करते हुए एक विशेष क्रम या निश्चित क्रम में लिखा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त युग्म को कर्मिक युग्म कहते हैं। अब हम बात करें कर्मिक त्रिक की। अमूमन हमारे पास में काम में आने वाली चीज है वो कर्मिक युग्म है। कर्मिक त्रिक हम बहुत कम काम में लेते हैं, लेकिन अगर कर्मिक त्रिक की बात करूं तो मैं अगर 3D में अपने कमरे में किसी बिंदु की अगर पंखे की स्थिति, आपके कमरे में पंखा लगा हुआ होगा, अगर उसकी मुझे स्थिति ज्ञात करनी हो तो मुझे उसकी एक्स एक्सिस से दूरी भी चाहिएगी, उसकी मुझे वाई एक्सिस से दूरी भी चाहिएगी, उसकी मुझे जेड एक्सिस से दूरी भी चाहिएगी। ये हम 3D में पढ़ेंगे, लेकिन अपने काम में अमूमन काम में आने वाली अभी इस 11th क्लास में काम आने वाली जो भी चीज है वो कर्मिक युग्म को हम अधिकतम काम में लेते हैं। अगर हम कर्मिक त्रिक की यहाँ पे परिभाषा लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि इन्हीं 3 अवयवों अथवा घटकों को छोटे कोष्ठक में कोमा द्वारा विभाजित करते हुए एक विशेष क्रम या निश्चित क्रम में लिखा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त त्रिक को कर्मिक त्रिक कहते हैं। 2 की जगह 3 करना है, युग्म की जगह त्रिक करना है। अगर निरूपण की बात करूं मैं तो मान लो 2 घटक ए और बी हैं और इनको कर्मिक युग्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ए कोमा बी और इनको छोटे कोष्ठक में बंद कर दूंगा। ये ये क्या प्राप्त हुआ मेरे पास में, कर्मिक युग्म, जहाँ ए इज एलिमेंट ऑफ ए मान लो और बी इज एलिमेंट ऑफ बी मान लो।
अब अगर मैं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, बी कोमा ए, तो ये बराबर नहीं रहता है, बी कोमा ए बराबर नहीं होता है ए कोमा बी के, जब तक कि ए बराबर बी नहीं हो जाता। मान लो ए बराबर बी हो जाता है, अगर ए बराबर बी नहीं है तो बी कोमा ए नॉट इक्वल टू ए कोमा बी। अगर मान लो बी कोमा ए है, वो बराबर है ए कोमा बी के, तो मेरे पास में इसका मतलब निकलेगा ए बराबर बी होगा। अब हम इसी पे अगली जो प्रॉपर्टी है वो यही पढ़ेंगे कि कर्मिक युग्म है, अगर मान लो अपने पास में दो कर्मिक युग्म दे दिए, ए कोमा बी और सी कोमा डी, तो वो समान किस प्रकार से होंगे? दो कर्मिक युग्म है, उनकी समानता पढ़ेंगे। कर्मिक युग्मों की समानता, कर्मिक युग्मों की समानता। माना ए कोमा बी और सी कोमा डी दो कर्मिक युग्म हैं, तो ए कोमा बी बराबर सी कोमा डी तब ही होंगे जब केवल और केवल क्या होगा? ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा। यानी ये दो जब कर्मिक युग्म अपने पास में दो कर्मिक युग्म दिए हुए हैं, जैसे ए कोमा बी है और सी कोमा डी है, वो बराबर तभी होंगे जब पहले कर्मिक युग्म का पहला घटक और दूसरे कर्मिक युग्म का पहला घटक बराबर होंगे। पहले कर्मिक युग्म का ये पहला घटक है और ये सेकंड घटक है। इसी प्रकार दूसरे कर्मिक युग्म का ये फर्स्ट घटक है और ये सेकंड घटक है। तो दो कर्मिक युग्म बराबर तभी होंगे जब पहले कर्मिक युग्म का पहला घटक और दूसरे कर्मिक युग्म का पहला घटक बराबर होंगे। इसी प्रकार पहले कर्मिक युग्म का दूसरा घटक और दूसरे कर्मिक युग्म का दूसरा घटक जब दोनों बराबर होंगे तो ही दो कर्मिक युग्म है वो बराबर होंगे। जैसे अगर हम ग्राफ में समझें इसको, वापस ग्राफ में समझ लेते हैं। जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए कोमा बी बराबर सी कोमा डी। ये मेरे पास में मान लो अक्स वाई तल में कोई दो बिंदु है, ए कोमा बी है और सी कोमा डी है। ये दोनों बिंदु हैं वो एक ही, यानी एक समान कब होंगे? ये दोनों बिंदु एक ही होने चाहिए, या तो ये बिंदु ये होना चाहिए, या फिर ये बिंदु ये होना चाहिए, या फिर ये बिंदु ये होना चाहिए। अब मैं मान लें एक बिंदु को पकड़ लेते हैं, इस बिंदु को पकड़ लेते हैं, ये बिंदु और ये, इसको ए कोमा बी नाम दे देते हैं। ये ए कोमा बी है, वो सी कोमा डी कब कहलाएगा? देखो अगर ए कोमा बी ले लेता हूं मैं, मान लो ए कोमा बी इज इक्वल टू मेरे पास में आ गया एक्स एक्सिस वाला पॉइंट और वाई एक्सिस वाला पॉइंट, 2,4 आ गया। अब सी कोमा डी ए कोमा बी के बराबर कब होगा? जब सी बराबर ए हो, यानी सी बराबर 2 हो। इसी प्रकार बी बराबर डी हो, यानी बी बराबर 4 हो। यानी सी कोमा डी बराबर अगर मेरे पास में 2,4 आता है तो ही ये बिंदु है वो सी कोमा डी कहलाएगा, अन्यथा ये बिंदु सी कोमा डी नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से दो कर्मिक युग्म ए कोमा बी और सी कोमा डी दो कर्मिक युग्म दिए हुए हैं, तो वो बराबर तब ही होंगे जब पहले कर्मिक युग्म का पहला घटक दूसरे कर्मिक युग्म के पहले घटक के बराबर होगा और दूसरे कर्मिक युग्म का पहले कर्मिक युग्म का दूसरा घटक दूसरे कर्मिक युग्म के पहले घटक के बराबर होगा, तभी ये दो कर्मिक युग्म है वो समान होंगे। अगर आपको वापस भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि अगर ये ए कोमा बी और सी कोमा डी दो कर्मिक युग्म है, अगर ये बराबर है, अगर हमें बराबर करने का बोले तो हमें सीधी सी बात ये करना है, ये पहला घटक ए बराबर सी करना है, बी बराबर डी करना है। इस प्रकार से हमने कर्मिक युग्म पढ़ा और ये सेम सेम चीजें हैं वो कर्मिक त्रिक में करनी है। मान लो दो कर्मिक त्रिक है, ए कोमा बी कोमा सी और
ई कोमा एफ कोमा जी, ये दो क्रमिक युग्म है। ये समान कब होंगे? जब ए बराबर ई होगा, जब बी बराबर एफ होगा, जब सी बराबर जी होगा। ये क्रमिक त्रिक तभी समान होंगे जब ए बराबर ई होगा, यानी पहले क्रमिक त्रिक का पहला घटक दूसरे क्रमिक त्रिक के पहले घटक के बराबर होगा। पहले क्रमिक त्रिक के का दूसरा घटक दूसरे क्रमिक त्रिक के दूसरे घटक के बराबर होगा। पहले क्रमिक त्रिक का तीसरा घटक दूसरे क्रमिक त्रिक के तीसरे घटक के बराबर होगा, यानी संगत घटक है वो बराबर होने चाहिए, तभी दो क्रमिक युग्म या दो क्रमिक त्रिक है वो समान होंगे। इस प्रकार से हमने क्रमिक युग्म की परिभाषा पढ़ी, उनको ग्राफ से हमने समझा और क्रमिक युग्मों की हमने समानता देखी। एक चीज वो भी देखी कि अगर ए कोमा बी है, मान लो अपने पास में ए कोमा बी है, ये हमने पीछे देखा है कि ए कोमा बी है, वो बी कोमा ए के बराबर नहीं होगा जब तक कि ए बराबर बी ना हो। एक बी कोमा ए नॉट इक्वल टू ए कोमा बी, यदि ए नॉट इक्वल टू बी, लेकिन अगर बी कोमा ए बराबर होगा ए कोमा बी के, ये देखो एक बी कोमा ए बराबर होगा ए कोमा बी के यदि ए बराबर बी हो जाता है। अब हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, क्रमिक युग्म और क्रमिक युग्म या क्रमिक त्रिक और समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्रमिक युग्म और क्रमिक त्रिक पढ़ लिया है हमने। थोड़ा सा मैं आपको ये और बता देता हूँ कि क्रमिक युग्म और क्रमिक त्रिकों पर अपने अध्याय में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे कि मान लो वो समानता पे और असमानता के आधार पर आएंगे कि अपने पास में दे दिया x+5 y-3 और 2x+3 7 दो क्रमिक युग्म है। यदि ये क्रमिक युग्म दोनों समान हैं तो x और y ज्ञात कीजिए। लगभग अपने क्रमिक युग्मों पर और क्रमिक त्रिकों पर इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, क्रमिक युग्मों की समानता के आधार पर पहले क्रमिक युग्म का पहला घटक दूसरे क्रमिक युग्म के पहले घटक के बराबर होना चाहिए। x+5 बराबर 2x+3 में कर सकता हूं। इसी प्रकार दूसरा पहले क्रमिक युग्म का दूसरा घटक दूसरे क्रमिक युग्म के, अगर ये समान है, दोनों क्रमिक युग्म समान है, तो पहले क्रमिक युग्म का दूसरा घटक दूसरे क्रमिक युग्म के दूसरे घटक के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से अगर मैं इनको यहां से सोल्व करूं तो मेरे पास में x इज इक्वल टू प्राप्त हो जाता है 2 और y इज इक्वल टू मेरे पास में प्राप्त हो जाता है 10। ये लगभग क्वेश्चन है वो क्रमिक युग्मों पर इसी प्रकार के आएंगे।